अरे लैपटॉप स्टार्ट कर दूं वहीं पर, लैपटॉप स्टार्ट कर दो, मोबाइल तो यहीं रहेगा। हेलो दोस्त, मैं राजीव सिंह, राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोग आ जाएंगे भाई, फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस करेंगे, तो सभी लोग जुड़ जाए जल्दी जल्दी, एक बार शेयर कर दे, लाइक कर दे और आ जाए भाई, जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास को। जल्दी जल्दी सब लोग को शेयर कर दो, एक बार सभी लोग जुड़ जाए। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएंगे भाई, आ जाइए भाई सभी लोग, फटाफट आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे भाई। आते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। गुड इवनिंग सरिता कुमारी, गुड इवनिंग, बताएंगे भाई। तो इसका ऑप्शन में नेहरू, गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, बोलिए बोलिए भाई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था, हे राम महात्मा गांधी ने कहा था, और नेहरू का ऐसा कुछ नहीं है। तो बताएंगे भाई किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। बताएंगे इसके आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा गांधी जी। गांधी जी ने यह बात कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। यह गांधी जी का कथन था। आते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, आपको बता दूं कि आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय के बारे में बताया गया और 315 में राज्य के लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में बताया गया 315 में, ठीक है ना, और 312 में अखिल भारतीय के बारे में बताया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताएंगे भाई, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि किसके समक्ष। मैं आपको बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति ही होगा, और उसे संसद में यह रखवाता है राष्ट्रपति, ठीक है भाई। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल ये कहा गया 52 में कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका पावर दिया गया है 53 में, ठीक है ना। 60 में उसके शपथ के बारे में बताया गया, 61 में उसको महाभियोग के बारे में बताया गया, 72 में क्षमादान है, 85 में लोकसभा भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है ना। 123 में अध्यादेश है, 143 में जो दिया गया है, ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से राय लेने के लिए बाध्य नहीं है, ले भी सकता है, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ये है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो आते हैं, गुड इवनिंग भाई प्रेरणा वर्मा, रूपल गुड इवनिंग। तो आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने और बताएंगे किसका संशोधन, ठीक है भाई, बताएंगे भाई फटाफट इसके आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 368, बताएंगे किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट आता है तो बताएं, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, बोलिए जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर बहुत बढ़िया, डी बता रहे भाई, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। बहुत ही बढ़िया भाई,
हाँ, प्रेरणा वर्मा का सही है और रूपल का सही है, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपका क्लियर हो गया। कुल जो सदस्य होते हैं, कुल जो सदस्य हैं उसके आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ठीक है ना, तब होता है संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ठीक है भाई। आ जाओ, कह रहा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? जल्दी जल्दी बताएंगे, अगर आपको पता है तो बोलेंगे भाई। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए कौन से सन में बनाया गया? 1990 होगा, बिल्कुल सही है। रूपल का 1992 होगा। 1992 में ये इनके लिए प्रावधान बनाया गया भाई, 1992, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो हुई 1992 में हुआ, 1992, बहुत बढ़िया सरिता कुमारी, 1992 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आज जो भाई अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बताएंगे फटाफट कमेंट करके अगर आता है तो। मैं आपको बता दूं कि 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों के पदाधिकारियों और अधिकारियों के कृत्य के बारे में बताया गया भाई। और 365 में संघ द्वारा दिए गए उसको पालन करना है, अनुपालन, उसके बारे में बताया गया है। और 315 में मैं अभी पीछे जिक्र करा था कि 315 में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ के बारे में बताया गया, और 312 में अखिल भारतीय के बारे में बताया गया है। तो अब बताओ यहां पर बच्चा कौन सा? यहां पर बच्चा आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 में यह बात बताई गई है भाई। आर्टिकल 335 में एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान के बारे में बताया गया। 335, बहुत बढ़िया। 375 नहीं होगा भाई, 335 होगा। मैंने अभी बताया कि संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालयों के बारे में बताया गया, वो बताया गया 375 में। यहां आंसर होगा 335, ठीक है भाई। इसका आंसर होगा 335, याद रखना। क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो यहां पर होनी चाहिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह अपनाई गई थी। तो इसका सन बहुत बढ़िया भाई, प्रेरणा वर्मा का सही है, 2001 होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? 2001 होगा, ठीक है भाई। 2001 में यह हुआ था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 2001 में हुआ था, ठीक है ना। हाँ, आते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे भारत में सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, लोक सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, यानी कब पारित किया गया था? आरटीआई, आरटीआई कब लागू हुआ था भारत में? बताइए, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? सूचना का अधिकार अधिनियम, बोलिए इसका आंसर क्या? इसका आंसर होगा 15 जून 2005। 2005 तो सब है, लेकिन इसका जो आंसर है 15 जून 2005। 15 जून, 15 मार्च नहीं होगा, ठीक है ना। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, और उसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बन गया। तो यहां पर 15 मार्च नहीं है, इसका आंसर 15 जून 2005 को होगा, ठीक है ना। हाँ, रीचा यादव का सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है भाई? ये बात अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, एक ही आर्टिकल है जो संशोधन के लिए बताया गया। अभी मैंने बात बताया था, इसके लिए 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल होता है भाई, वो कौन सा आर्टिकल है? बहुत बढ़िया भाई, प्रेरणा वर्मा, रूपल बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में,
इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 368, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के बारे में बताता है? बोलिए इसके आंसर क्या होगा? बोलिए इसके आंसर क्या होगा? भाग कौन सा होगा भाई? बोलेंगे भाग कौन सा होगा? अगर पता है तो आप जल्दी बताओ, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। बोलो जल्दी जल्दी, कौन सा भाग होगा भाई? बोलिए इसके आंसर। भाग 6 नहीं होगा, इसका आंसर होगा भाग 8। इसका आंसर कौन होगा भाई? भाग 8। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के बारे में बताया गया भाई भाग 8 में। ठीक है ना, आर्टिकल 239 से 242 तक का जानकारी प्रदान करता है। ठीक है ना, और जो भाग 6 है इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, और भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है। तो आपको मैंने बता दिया कि भाग 9 पंचायत से संबंधित थे, और भाग 6 में मैंने बता दिया अभी आपको राज्य से संबंधित है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल आराम से क्लियर कर लेंगे। और जो भाग 8 है इसमें यूनियन टेरिटोरी, संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? सारा आज इकोनॉमिक्स कह रहा हूं, पॉलिटी से रिलेटेड है, थोड़ा सा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलेगा। कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? विभिन्न स्तरों पर सत्ता की समझदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? नमस्ते भाई साहिल, नमस्ते। इसका आंसर बताइए क्या होगा? फटाफट बताएंगे, अगर आपको आता है तो जल्दी बताएंगे। आपको बता दूं कि जो गठबंधन होता है, गठबंधन का मतलब होता है पार्टी मजबूत बनाने के लिए गठबंधन करी जाती है। अगर आप कहोगे गठबंधन का मतलब क्या होता है, तो इसका जवाब होगा कि गठबंधन का अर्थ लोगों के संगठनों, राज्यों या घटकों को एक जगह मिलाना है। जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर एक शक्ति प्रदान करने की स्थिति में आती है तो उसको गठबंधन बोलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे तो सारा लोग को ऑप्शन लगभग सही है कि सी बता रहे भाई, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को गठबंधन कहते हैं। ठीक है भाई, गठबंधन जो होता है 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं भाई? गठबंधन कहते हैं। तो इसका आंसर जितने लोग बताए, सी, ऋचा यादव, साहिल चौधरी, सरिता, रूपल, सागर भारती, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। आज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितना क्वेश्चन लेकर आया हूं सारा क्वेश्चन आपका पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। आने के बाद अगर पहले से नहीं पढ़े होते तो शायद नहीं होता है, अगर पढ़े होते तब तो हो जाएगा। जब नहीं पढ़े हो तो आपसे गलती के अलावा कोई जुगाड़ नहीं होती है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, हाँ तो समझेंगे। यहां पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आया है सीपीओ एसआई टीयर 1 1 जुलाई 2015, ध्यान से सुन लेना। ये जो क्वेश्चन आया भाई सीपीओ एसआई टीयर 1 1 जुलाई 2017, द्वितीय पाली का क्वेश्चन है ये। जब एसएससी ने पूछा था क्वेश्चन, एसएससी ने पूछा था क्वेश्चन, तो क्या हुआ था? और पानी देना। तो इसमें क्या हुआ था कि ये स्टार लग जाता है। स्टार का मतलब होता है एक तरह से ये क्वेश्चन गलत सेट होता है, और जब गलत सेट किया हुआ क्वेश्चन रहता है तो इसके लिए सबको नंबर मिल जाता है। तो एसएससी ने इसमें सबको नंबर दे दिया। इस बातों को ध्यान रखेंगे, इसमें सबको नंबर मिल गया। इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक एक चीजों को बता देता हूं। इसका आंसर में स्टार लग जाते, कहीं कहीं लिखा रहता है एफएम। एफएम का मतलब होता है फुल मार्क्स। आप टिक मारोगे चाहे नहीं मारोगे, इसका आंसर सबको मतलब सही मानी जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? आपको मैं बता दूं कि जो नारीवादी होती है, नारीवादी का मतलब होता है पुरुषों पर स्त्रियों को ज्यादा मतलब वरीयता प्रदान करना। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जो समान अधिकार की बात होती है, अगर कहोगे समान अधिकार, ये बात ध्यान है, इक्वल राइट, जहां पर समान अधिकार की बात होती है तो समान अधिकार मतलब सबकी बराबर वैल्यू,
सबको बोलने की आजादी, सबको हर चीज बराबर। ये कब होता है पता है? ये होता है आपको लोकतंत्रीय सरकार में जब डेमोक्रेसी होती है। तो क्या होता है भाई? जब डेमोक्रेसी हो, ठीक है भाई। तो लोकतंत्रीय सरकार होती है, यहां पर सांप्रदायिक है, जातिवादी है, धर्मनिरपेक्षतावादी है और नारीवादी है। तो इसका आंसर इसमें से कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन का सिस्टम ही गलत है। मतलब आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं होगा, समझा रहा हूं। देखो, एक तो होता है टिक मरवाना, समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक होता है टिक मरवा दो तो जल्दी जल्दी कहोगे, मैं स्पीड में टिक मरवा दूंगा। एक होता है थोड़ा सा जानकारी के साथ, मजा के साथ पढ़ोगे, समझदारी के साथ पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोग टिक मारने आते हैं तो कह दो मैं एकदम आंधी तूफान में मरवा दूंगा टिक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सुनो, कह रहा है कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार, महिला का भी जितनी वैल्यू उतना ही वैल्यू पुरुष की, माने सारी जनता को बराबर। आप सुनते हो कि लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। सुने होंगे कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है, सब कथन सुने हो पहले। तो कहने का सेंस है कि लोकतंत्र होता है। नारीवादी में नारी को ज्यादा मतलब वो मिलेगा, मतलब वरीयता मिलेगा, मतलब ज्यादा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, मतलब सबको इसका नंबर मिलेगा। ठीक है ना, ये बात पहले समझ जाना, इसमें से कोई इसका आंसर नहीं। चल आगे आते। कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? बताएंगे इसके आंसर। कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? बताएंगे फटाफट। भारत सरकार का अंग नहीं है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 2017 पहली पारी। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? फटाफट कमेंट करें, आपको आता है तो। सभी लोग सही बता रहे। डी बहुत बढ़िया, सरिता, रूपल, शौर्या वर्मा, सागर भारती, प्रेरणा, साहिल, रीचा यादव, प्रिया गोयल, सभी लोग का सही है। तो इसमें कुछ बताने का मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भारत की केंद्रीय सरकार के 3 विशिष्ट अंग है। आपको पता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और जो मीडिया है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मानी जाती है, उसमें से एक मानी जाती है। तो इसका आंसर जो होगा मीडिया, क्योंकि यहां नहीं है पूछा है, भारत सरकार का अंग नहीं है, तो इसका आंसर मीडिया होगा, जो कि सभी लोग बताए। हाँ, बहुत बढ़िया भाई साहिल चौधरी, एकदम सही लिख रहे हो, टाइपिंग बहुत बढ़िया है भाई, आपका कहना भी बिल्कुल सही है, एकदम सही बात बोल रहे हो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? एकदम जितना क्वेश्चन है थोड़ा सोचने को मजबूर करेगा, और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है ना? अच्छा लग रहा है शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। अच्छा लग रहा है तो शेयर एक बार जरूर अपने अपने ग्रुप में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे भाई, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? बोलिए, बताओ भाई फटाफट, अगर आपको आता है तो बताएंगे भाई, बोलिए इसका आंसर बताओ। मैं आपको बता दूं कि 1917 में रूसी क्रांति प्रारंभ हुआ था, और इसका आरंभ सोवियत यूनियन का तत्कालीन जो शहर, इसका नाम पहले था पेट्रोग्राड। क्या नाम था? पेट्रोग्राड था, और बाद में इसका नाम बन गया सेंट पीटर्सबर्ग। ये बाद में इसका नाम हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। और जो रूसी क्रांति स्टार्ट हुआ था 1917 में, 1917 में। कब हुआ था भाई? 1917 में। ठीक है ना? मास्को नहीं होगा, कजान भी नहीं होगा, ओडेशा भी नहीं होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। हाँ, पहले इसका नाम था पेट्रोग्राड, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1917 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1917 में। इसका आंसर ए होगा भाई। तुम लोग क्या बता रहे हो? कुछ और ही बता रहे हो भाई। हाँ, प्रेरणा वर्मा का सही है, तो इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलो, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? ये थोड़ा सा ज्यादा ये मिल गया, लेकिन फिर भी आइडिया लगा सकते हो। बताइए, अगर इसका आंसर पता है तो बताइए, बताइए, बोलिए। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 को हुई थी।
उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें आधुनिक चीन का पिता माना गया है भाई, आधुनिक चीन का पिता माना गया है भाई, इनका नाम क्या है भाई, इनका नाम है माओ जिडोंग। इसका आंसर है भाई माओ जिडोंग। इन्हें आधुनिक चीन का पिता माना गया है भाई, माना जाता है, ठीक है ना। अब पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1949। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। तो इसके आंसर सी, जो लोग बता रहे भाई सरिता कुमारी, ऋचा यादव, बहुत ही बढ़िया। सी वाले लोग बहुत सही है भाई। सागर भारती, सूर्य वर्मा एकदम बिल्कुल सही है। नहीं, डेंग नहीं होगा, ये गलत है भाई। प्रिया गोयल बिल्कुल सही है। ये सारा क्वेश्चन मिलेगा एकदम थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। हम लोगों को खाली हलवा नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझो पढ़ के। एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। ऑप्शन ए समान पारिश्रमिक अधिनियम, नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, शरीर व्यापार निवारण अधिनियम। इनमें से कोई नहीं, एकदम बता दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बना दोगे भाई। बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बता दो भाई, जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बता दो। मैं आपको इसके बारे में कहानी बता सकते हैं कि 1956 में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित किया गया था महिलाओं के हित में। कि मतलब समझ रहे हो, अनैतिक निरोधक अधिनियम, व्यापार अधिनियम। फिर 1986 में महिलाओं के साथ बालिकाओं पर भी यह रूल लग गया कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो जो इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत बढ़िया भाई। साहिल चौधरी, हरिशंकर, सरिता, आयुष शर्मा, ऋचा यादव, प्रिया गोयल, बहुत बढ़िया। शरीर व्यापार निवारण अधिनियम, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, फिर से समझ लेंगे कि 1956 में पहली बार लगा महिलाओं पर, और उसके बाद दूसरा 1986 में महिलाओं के साथ बालिकाओं पर भी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, 1956 में पहला रूल बना, फिर 1986 में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। शरीर व्यापार निवारण अधिनियम। आ जाओ भाई, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी भाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ऑप्शन देकर बताइए, फटाफट बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 1964 में अधिनियम बना था, 1966 में पास हुआ था, ठीक है ना। और इसी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बना। कौन सी समिति था, कौन सी समिति था, बताएंगे भाई। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बना था, तो इसका नाम है कोठारी समिति। इसका नाम क्या है, कोठारी समिति। मैं आपको बता दूं कि 1964 में ये एक्ट बना था, 1966 में लागू हुआ, सरकार को सौंपी गई, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जिसकी अध्यक्षता में की गई, उनका नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, कोठारी समिति। जो लोग बता रहे भाई सागर भारती, बहुत बढ़िया। जो लोग डी बता रहे एकदम सही भाई, कोठारी समिति एकदम बढ़िया से। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें सोचने को मजबूर करेगा। और खाली मैंने बताया था कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है, भारत के राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, और बापू किसे कहते हैं, तो ये पढ़ते रह जाओगे, पेपर में नहीं आता है। थोड़ा सा दिमाग के सोच को बदलना पड़ेगा और दिमाग के आईक्यू को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जुगाड़ है, प्रैक्टिस करो ऐसे ही, और थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाओ, खोलो थोड़ा सा, ठीक है ना। लॉकडाउन में जितना दिमाग यूज करना है पढ़ाई में कर लो, और आराम मिल रहा है। चलो, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है भाई, बताएंगे, जल्दी बताएंगे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सीनेट की सहमति से, वहां एक सीनेट होता है, बैठक होती है अपने विवेकानुसार। अच्छा जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सहमति पर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएंगे भाई। इसका आंसर बताइए, फटाफट बताएंगे भाई। इसका आंसर आपको बता दो, सीनेट किससे, सीनेट की सहमति से। सीनेट जो होता है उसकी सहमति से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, इसका आंसर ए होगा। बहुत बढ़िया रूपल, जो लोग ए बता रहे बिल्कुल सही, सी बता रहे हो बिल्कुल गलत। आ जाओ, ये देखो, थोड़ा सा सोचने के लिए क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा अध्यक्ष
अध्यक्षात्मक सरकार का ये गुण है। 4 ऑप्शन है और पढ़ के बढ़िया से इसका जवाब देना, ठीक है ना। पहले तो 90% था, लेकिन अब 60 से 70% है, जो कि अब आइडिया लगा सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। चलो पहले बताओ तुम लोग, फिर बात करते हैं इसके बारे में। पहले बताओ आप लोग जल्दी जल्दी। हाँ सागर भारती, बहुत बढ़िया। मैं एक बात बता देता हूं, पहले तो 90% था, सीटेट यूपीटेट में ज्यादा चलता है साइकोलॉजी में, लेकिन एसएससी की बात करें तो 50-60% तक ही चलता है कि जहां पर उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी मार दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मार देना हमेशा, ठीक है ना। 50-60% चलता है आज के डेट में। यूपीटेट, सीटेट, साइकोलॉजी, ये सब में थोड़ा सा ईवीएस में उसमें 90% तक आज भी चलता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं, यहां गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ ये एसएससी के पेपर है, तो थोड़ी सी दिमाग लगाओ। यहां तो आंसर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। अब यहां पर देख लो, यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है या नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिर की भावना प्रदान करती है। तो इसका आंसर डी है, बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ एसएससी और ये कंपटीशन, जो जनरल कंपटीशन में ये सब में 50-60% मान के चलो। कभी ये मत लगा देना हमेशा कि उपयुक्त सभी है तो सभी। बाकी पेपरों में मैंने खूब देखा है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सब इनमें से कोई नहीं, ये सब अंदाजा नहीं लगाना है। यहां पर बोला अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताएंगे भाई, बोलिए इसका आंसर। इसका आंसर, इसका भी आंसर यहां पर डी है मेरे भाई। डी है तो कोई बात ही नहीं है, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। यहां भी है उपयुक्त में सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। हाँ डी है, डी है, डी है, डी है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। क्या है? डी है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो सभी लोग। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? बताइए किस तंत्र में, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, जिसको बोलते हैं ओलिगार्की। हिंदी में बताओ, इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि यहां हिंदी में लिखा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लग रहा है। इधर सही चल रहा है, इधर सही है, इसमें दिक्कत जा रही है। हाँ राजतंत्र में नहीं होता है भाई। राजतंत्र का मतलब राजा का तंत्र होता है मेरे भाई साहिल चौधरी। राजतंत्र का मतलब राजा का तंत्र होता है, राजा का शासन होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अल्पतंत्र। क्या बोलते हैं? अल्पतंत्र। इंग्लिश में कहते हैं ओलिगार्की। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं? अल्पतंत्र कहते हैं मेरे भाई। राजतंत्र मतलब जहां पर राजा का शासन चलता है, ठीक है भाई। हां तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगानी पड़ेगी। यूएनओ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? बताएंगे भाई इसका आंसर, किसे सौंपी है? सामान्य सभा, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायपीठ। बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए। हां इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं, ठीक है ना। और 5 स्थायी देश इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे इसका क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे भाई। हां आ जाओ भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, सुरक्षा परिषद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जो लोग बता रहे बहुत बढ़िया, बेस्ट। यूएनओ के अस्थायी सदस्य की कार्यावधि कितनी होती है? कितने वर्ष तक अस्थायी सदस्य रहते हैं, उसके बाद हटते रहते हैं भाई? हां बिल्कुल सही बात कह रहे हो मेरे भाई। चलो मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो समझा दूंगा तो फिर वो 5 से 6 क्वेश्चन खा जाएगा, इसलिए आराम आराम से देखते चलो और उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। यूएनओ के परिषद की
स्थायी यूएनओ के अस्थायी सदस्य कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है भाई? 2 वर्ष। बहुत बढ़िया। 3 वर्ष वाले लोग गलत थे भाई। सरिता, सागर भारती, साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया। अमन शर्मा एकदम सही बता रहे भाई। इसका आंसर होगा 2 वर्ष। इसके आंसर का जो अस्थायी सदस्य होते हैं, टेम्पोररी मेंबर, जो सदस्य देश होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है भाई? 2 वर्ष होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कितना होता है भाई? 2 वर्ष होते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। जो लोग 2 वर्ष बता रहा है, आ जाओ। यूएन सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्य देश है। बताएंगे भाई 5 स्थायी कौन कौन है? 5 स्थायी कौन कौन है? अस्थायी तो बदलते रहते। 5 स्थायी कौन कौन है? जल्दी जल्दी बताएंगे। मैं लिख देता हूं ABCFR। आप इसका फुल फॉर्म मिलाकर बता दो। ऑप्शन में जो फुल फॉर्म इसका मिल रहा है बता दो। ABCFR, ये मेरी तरीका याद करने का अपना। ABCFR। अब इसको देखकर बता दो ABCD कौन सा ऑप्शन होगा? ABCFR बताएंगे भाई। ABCFR पढ़ के बता दो। ABCFR का मतलब आप फुल फॉर्म बना लेना अपने आप। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? सब लोग सी बता रहे भाई। सूर्या वर्मा, प्रेरणा वर्मा, रूपल, शरिता कुमारी सी बता रहे भाई। बाकी लोग बताओ भाई फटाफट। ABCFR बताइए। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन जिसको यहां पर यूके लिखा हुआ है, C फॉर चाइना, A फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, जो कि इसका आंसर होगा C। इसका आंसर क्या होगा भाई? C होगा। इसका आंसर क्या होगा? C होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। C होगा। हां, इसका आंसर क्या होगा? C होगा। बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ। कौन सा देश यूएनओ का स्थायी सदस्य है? अच्छा जी, स्थायी सदस्य है। यह क्वेश्चन कह रहा है भाई कौन सा देश यूएनओ का स्थायी सदस्य है कह रहा है। नहीं है होनी चाहिए ना। कौन सा देश यूएनओ के स्थायी सदस्य नहीं होने चाहिए? नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है। बताएंगे भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे भाई? स्थायी सदस्य है भाई, बताओ। हां बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया। स्थायी सदस्य है मतलब चीन का लोक गणतंत्र, ऐसा लिख दिया। इसका आंसर क्या होगा? चाइना। इसका आंसर क्या होगा भाई? चाइना। बहुत बढ़िया। हां बिल्कुल सही लिखे भाई, चीन का लोक गणतंत्र। बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन क्या है? यूएनओ परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है। बता दो फटाफट, दिख रहा है खुद। जल्दी स्पीड में बता दो। अभी बताए थे ABCFR, ट्रिक बता दिया था ABCFR, इसके अलावा नहीं है। जल्दी कमेंट करो कौन नहीं है। यहां पर ध्यान देना है थोड़ा सा। नहीं है तो नहीं है कि मतलब कौन सा होगा? जर्मनी। बहुत बढ़िया, वाह जी भाई। जर्मनी। जितने लोग बता रहे बिल्कुल सही बता रहे भाई। प्रेरणा वर्मा, सूर्या वर्मा, सरिता, रूपल, बहुत बढ़िया। सागर गलत बता रहे मेरे भाई। हाँ, रीचा यादव सही है भाई। इसका आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी नहीं है। ठीक है ना, जर्मनी नहीं है। आ जाओ। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य है? टोटल यूएनओ के सदस्य संख्या भी वर्तमान में कितनी चल रही है? बताओ, कई बार पढ़ लिए हो भाई। बताओ भाई जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। पहले 192 सदस्य देश थे, लेकिन 2011 में दक्षिणी सूडान जोड़कर इसकी संख्या 193 कर दिया है। 193 मेंबर्स। 193। कितना आंसर होगा भाई? 193। इसका आंसर क्या होगा? 193। बहुत ही बढ़िया। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का पार्ट नहीं है। यूएनओ का पार्ट नहीं है। जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया भाई साहिल चौधरी। यूएनओ का पार्ट कौन सा नहीं है भाई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, पुन्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, हाउस ऑफ कॉमन्स। बहुत बढ़िया। डी सरिता कुमारी बिल्कुल सही बता रही है भाई। इसका आंसर डी होगा। हाउस ऑफ कॉमन्स इसका मेंबर नहीं है भाई। हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है भाई। डी 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 बहुत बढ़िया भाई। अमन शर्मा डी। एकदम थोड़ा जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। डी बहुत बढ़िया। रूपल, प्रेरणा वर्मा, ऋचा यादव, हरिशंकर पंडित डी। बहुत ही बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो
एकदम सही बता रहे हो भाई। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज है टोटल? इनकी संख्या है 15। 15 बिल्कुल सभी लोगों का सही है। इसका आंसर 15 होगा, ठीक है ना। 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं भाई, 9 वर्ष के लिए इसका जज चुने जाते हैं भाई। ध्यान रखेंगे भाई, 9 वर्ष के लिए इनकी कुल संख्या 15 है। और इसकी मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड्स में है। कहां है भाई? हेग नीदरलैंड्स में भाई, ठीक है ना। हां, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील बताएंगे भाई। पंचशील, इसमें 5 सिद्धांत थे भाई। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहमति। बताइए भाई, ये किसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था भाई? बताएंगे जल्दी जल्दी, बोलिए। भारत और चीन संधि के लिए 1954 में हुआ था। बोलेंगे इसका आंसर। पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत दिया गया था। ध्यान रखेंगे भाई। हां, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारत चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया था, ठीक है ना, किया गया था। महात्मा बुद्ध नहीं, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू इसका आंसर है भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आ जाइए। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है भाई? बोलेंगे बोलेंगे फटाफट फटाफट बताइए भाई। चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को बोलिए जल्दी जल्दी, कौन सी नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी फटाफट। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, बहुत ही बढ़िया भाई। रूपल लिखिए नेशनल पीपुल कांग्रेस, बहुत बढ़िया। प्रेरणा वर्मा, साहिल नहीं, साहिल का मिस्टेक है भाई। इसका आंसर होगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है ना भाई। तो ये अब हम लोग 30 क्वेश्चन जीके का कर लिए। अब यहां से मैथ स्टार्ट हो रहा है भाई। 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स का पढ़ लेंगे। अब हम लोग जीके का 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। डेली प्रैक्टिस करना है। जिनको हिंदी की प्रैक्टिस करनी है 3 बजे जुड़ जाए। कल हो सकता है उसमें इंग्लिश की क्लास होगी, कल हो सकता है उसमें इंग्लिश की क्लास हो। 3 दिन हिंदी और 3 दिन इंग्लिश का टारगेट है। तो बिल्कुल एकदम 3 बजे जुड़ जाओ। और सुबह में 9 बजे भी क्लास चल रही है, 11 बजे भी, 1 बजे भी, उसको भी देखो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं भाई। अब आगे 30 क्वेश्चन हो गया। अब मैथ्स का 7-8 कर ले लो। पहला क्वेश्चन बताएंगे। ऑप्शन तो नहीं है, कल से ऑप्शन रखेंगे। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी इनकम 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में क्या बदलाव होगा? ठीक है भाई, इसको कैसे बनाओगे? कोई कमेंट करे, फिर मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और 7-8 क्वेश्चन मैथ का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ, ध्यान रखना। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के आंसर, फटाफट बताएंगे सभी लोग। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में क्या बदलाव आएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व कीजिए। देखो भाई, मैं कर रहा हूं। सबसे पहले आय, इनकम, फिर खर्च एक्सपेंडिचर, फिर बचत यानी सेविंग। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। ये 60 खर्च करता है, कमाता कितना होगा? 100, बचाता कितना? 40। ये है इसका बनाने का सबसे आसान तरीका। हाँ, यह 48 से 8/9%। साहिल चौधरी गलत है मेरे भाई। अगर उसकी आय को 15% बढ़ा दिया जाए तो इसमें 15% बढ़ाओगे तो 100 का 15% 115 हो जाएगा।
और इसमें भी 15% कह रहा है खर्च में बढ़ा लो, तो इसमें 15% बढ़ेगा, 15 छक्का 90, 60 का 15% होगा 9 रुपया होगा, है ना। तो यहां पर 9 यानी 69 हो जाएगा। तो पहले 100 रुपया कमाता है, 60 रुपया खर्च करता है, 40 रुपया बचाता है। अब 115 रुपया कमाएगा, 69 रुपया खर्च करेगा, तो बचाएगा कितना, 31 और 15 46 रुपया। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 46। अब कह रहा है उसके बचत में क्या बदलाव आएगा। बचत में बदलाव का मतलब ये बचत कितना बढ़ा, 6 बढ़ा कितने पर, 40 पर, तो 100 पर कितना होगा, ये बातों को ध्यान रखेंगे। 0 से 0, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 पांचे 10, 5 तिहाई 15% का बदलाव होगा। कितना होगा, 15% का बदलाव होगा। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 15%। हाँ अब ठीक है भाई साहिल चौधरी, 15% इसका आंसर, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलो तो इसका आंसर कितना होगा, हाँ इसका आंसर, हाँ बिल्कुल इसका आंसर होगा 15%। बिल्कुल देखेंगे, आए 100 रुपया, खर्च परसेंट के लिए टोटल 100 मान लेते हैं, 40 रुपया खर्च करा बचा, 60 रुपया खर्च करा बचा कितना, 40। 100 का 15% 115, क्योंकि 100 में 15 जुड़ेंगे, 60 का 15% 9 रुपया, 69 हो गया, 69 115 का अंदर 46, 6 बढ़ा 40 पर 100 पर कितना, राइट। इसकी और प्रैक्टिस करा देता हूं। डेली प्रैक्टिस करना, एकदम जुड़ जाओ। डेली 6:15 बजे, दिन में 3 बजे, उससे पहले 1 बजे, फिर 11 बजे, उससे बैक में 9 बजे। डेली जुड़ जाओ, क्लास का फायदा उठाओ, बढ़िया से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताओ भाई, फटाफट बताएंगे सभी लोग, करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फटाफट बताइए, एक्टिव होकर। देखने से नहीं होगा, पेन चलाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब नोट मिलता है। थोड़ा एक्टिव होकर बनाओ, मुंह देखने से नहीं होगा, एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। जल्दी जल्दी आंसर फेंको, जल्दी फटाफट बताएंगे भाई। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको भी ऐसे ही करेंगे, आय लिख दो इनकम और खर्च लिख दो, और एक क्या हो जाएगा भाई, बचत हो जाएगा। आय कितना परसेंट है भाई, आय 100% लोगे क्योंकि 75% खर्च करता है, बचाएगा कितना, 25। ठीक है भाई, साहिल चौधरी का 50% आ रहा है, शौर्या वर्मा का 10% आ रहा है। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या करेंगे, आय में 20% बढ़ाना है। ये जब 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20%, 20 रुपया बढ़ेगा, 120 होगा। और खर्च में 10% बढ़ाना है तो 75 का 10% 7.5 रुपया बढ़ता है। 10 रुपया मत कह देना, 75 का 10% आराम से निकाल लेना। मैं यहां नहीं बताऊंगा निकालना, क्योंकि पीछे पुरानी वीडियो देखो, खाली ताजा ताजा वीडियो देखते हो, थोड़ा सा पुरानी वीडियो देखो। ठीक है भाई, तब जाकर वहां पे मिलेगा एकदम छोटी छोटी चीजें। 75 का 10% 7.5, तो 75 में 7.5 जोड़ोगे तो 82.5 होगा, आराम से निकाल लेना। अब पहले 100 था आय, खर्च था 75, बचत था 25। अब 120 रुपया आय हो गया, 82.5 क्या हो गया आपका, खर्च हो गया। तो बचत कितना होगा बताओ, 17.5 इधर और 20 उधर, 37 कितना होगा, 37.5, कोई बात नहीं। तो 37.5 हो गया, कितना बढ़ा, 12.5, कितने पर, 25 पर, 100 पर कितना, काट लो, 12.5 दूना 25, 2 से 50। इसका आंसर कितना होगा भाई मेरे, 50% और इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया साहिल चौधरी, हाँ आर्मी बॉय, बहुत बढ़िया, 50% एकदम सही है भाई, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना होगा, 50%। जल्दी जल्दी नोट कर लो, अच्छा लगे तो नोट कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो उसे जरूर करना नोट। ठीक है भाई, हाँ फटाफट ध्यान रखना, इससे अच्छा फिर ना मिले। जल्दी जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। आता है तो आंसर दो, मन में कहने से नहीं होगा कि आता है, ठीक है ना। आता है तो जल्दी बताओ फटाफट, तब पता चलेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाकर बता दो। एक आदमी 85 से 50 रुपया की अपनी आय में से 5700 रुपया खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितने परसेंट बदलाव होगा, बचत पर कितने परसेंट बदलाव होगा बताएंगे भाई, फटाफट बताइएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, एक आदमी 85 से 50 रुपया की अपनी आय,
₹8550 की अपनी आय में से ₹5700 खर्च करता है, और आय में 19% की वृद्धि और खर्च में 13% की वृद्धि कर दिया जाए तो बचत में कितने परसेंट बदलाव होएगा? ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इसमें नहीं बढ़ाते, अगर डायरेक्ट इसमें बढ़ाते तो बहुत टाइम लगेगा, 8550 का 19% बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, यहां 8550 और यहां पर है भाई 5700, इसको छोटा कर लो। छोटा कैसे करा जाता है? 0 से 0 काट लो, 19 चौक 76, आप 5 से भी काट सकते हो, 19 चौक 76, 9, 19 पचे 95, 19 सिया 57, 15 तिया 45, 15 दूना 30, ये 3:2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आय और खर्च और बचत, इंग्लिश में कहते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो देखो आय 3, खर्च 2, तो बचत ₹1 हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पर 3:2 यहां से छोटा कर लिए तो आसान हो गया। तुम यहां से भी जबरदस्ती बना लेते हो, लेकिन ज्यादा समय लगाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम पास होगा तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कम समय में बनाना होता है। अब आय को 300 बना लो आसानी के लिए, खर्च को 200, अब पूरे 0 लगा दो, बचत ₹100 हो गया। अब आय में कितने परसेंट वृद्धि है? तो आय में 19% वृद्धि कर रहा है, तो ₹100 में ₹19 बढ़ेगा तो 300 में ₹57 बढ़ेगा, क्योंकि 19 से 57 होता है, तो 357 हो गया। इसमें 13% की वृद्धि करना है, 13% का मतलब 100 पर 13 तो 200 पे 26, 13 दूने 26, ठीक है भाई? तो ये 226 हो गया। तो पहले तो 300 आया था, खर्च 200 था, बचत ₹100 था। अब ₹357 आय हो गया, खर्च 226 हो गया, तो बचत 131 होगा, क्योंकि 226 में 131 जोड़ोगे तो कितना होगा? 357 होगा, ठीक है ना? अब देखो, अब बचत, यहां पर बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो कितना परिवर्तन होगा? 31%। कितने पर? 100 पर। 100 पर जो बढ़ता है उसे परसेंट भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया 31% आंसर हो गया। कितना हुआ? 31%, बहुत बढ़िया। साहिल चौधरी का आंसर आया और प्रेरणा वर्मा का 31%, बहुत ही बढ़िया। जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बनाओ, पेपर पास करना है तो एक्टिव हो जाओ भाई, पढ़ो एकदम बढ़िया से। जो लोग सोया है वो सोते रहेगा, ठीक है ना? फटाफट एक्टिव हो जाओ और जल्दी जल्दी जवाब दो। बोलो भाई, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन को करके थोड़ा बताना। बताइए, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 50/3% यानी 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% यानी 75/2% घटती है, तीसरे वर्ष 57 से 1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी, 165,000 होगी। बताएंगे भाई, इसका आंसर कैसे बताओगे? जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताओ भाई, फटाफट बताइए। देखो, करने का तरीका जो हमसे पढ़ा है ऑफलाइन क्लास में उसको पता होगा कि कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो मैं आपको फिर से बता दूं, देखो यहां पर 50/3% है, इसको 16 से ही 2/3% भी कहते हैं। इसका मतलब होता है 1/6। ये बात ध्यान रखना, बढ़ती है तो यहां प्लस लिख दो। यहां पर 75/2% का मतलब 37.5% होता है, और 37.5% मतलब इसको मैं लिख देता हूं 3/8। और यहां पर क्या हो रहा है? घटती है तो माइनस लिख दो, ठीक है भाई? यहां पर 57 से 1/7% बढ़ती है, इसका मतलब 4/7 होता है, और बढ़ती है तो प्लस लिख दो। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई? अब क्या करेंगे? नीचे वाला एक साइड लिख दो, ठीक है भाई? नीचे वाला एक साइड लिख दो। कैसे लिखोगे? तो देखो, यहां पर एक 6 है, और एक क्या है? 8 है, और एक क्या है? 7 है। ये एक साइड लिखना है। और दूसरे साइड क्या करोगे? तो देखो, 6 और 1 क्या हो गया? 7 हो गया, और 8 में से 3 गया, 5 हो गया, और 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। इस बातों को ध्यान रखेंगे,
ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। जो लोग पढ़े हो समझ जाएंगे, जो लोग नहीं पढ़े हो बाद में भी फिर से वीडियो देख लेंगे, एक बार में नहीं आता है समझ में। तो 50/3 का मतलब 16 सही 2/3, सबका अपना तरीका होता है, इसका मतलब 1/6 होता है, राइट। 75/2% का मतलब 37.5%, इसका मतलब 3/8 होता है। और 57 सही 1/7% मतलब 4/7 होता है। बढ़ती है तो बढ़ेगी और घटती है तो घटेगी। नीचे वाला इसका 8 मैंने लिखा है, इसका 6 लिखा है और उसका 7 लिखा है एक साइड। दूसरे साइड देखो 6 और 1 7, 8 में से 3 गया 5 और 7 4 11, कटे तो काट लो, 7 से 7 कट गया, 8 6 48 हो गया और 11 5 क्या हो गया 55 हो गया। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतना होगी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। इसका मतलब ये बढ़ रहा है, 3 वर्ष मतलब 1 2 3 पॉइंट दे रखा है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, ये 55 जो है वो 55 रख देंगे इसके बराबर 165 के बराबर, उस पर जीरो लगा दो, कोई कैश थोड़े है। और यहां पर 55 थी 165, 3 जीरो लगा दो। अब पूछा है भाई कि वर्तमान ये है तो बढ़ के ये हुआ है, तो वर्तमान मतलब 48 में 3 से गुणा कर दो, 48 3 12 3 के 24, तो ये हो गया 1,44,000। 144 पर 000, 1,44,000 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग का सही है, 1,44,000। कुछ लोग कुछ भी लिख दिए हैं, ठीक है भाई। तो 1,44,000 इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा 144 पर 000, ठीक है भाई। हाँ, अगर समझ में हो सकता है कम आए क्योंकि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो पुरानी वीडियो जरूर देखें, परसेंटेज का कम से कम 10 वीडियो पढ़ा होगा, ठीक है ना। वीडियो पुरानी है, पढ़ाई कभी पुरानी नहीं होती, ये बात ध्यान रखेंगे। दिमाग पुराना नहीं होता, पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो अब समझना कहां जाओगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 1,44,000, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सभी लोग का सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की वायर है, तार 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई, और 8 से 10 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, बताएंगे। कैसे भी बताओ, आंसर लाओ, आंसर लाओ जल्दी। सबसे पहले देख रहा हूं कौन बता रहे, कैसी भी लाओ, स्पीड में आंसर आनी चाहिए। रूल होता है 36 सेकंड के अंदर, 36 सेकंड के अंदर आपका आंसर आनी चाहिए, तो एग्जाम की वैल्यू से मानी जाती है। जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। और 2-3 क्वेश्चन होगा, जल्दी एक्टिव हो जाओ भाई। जिसको आता है बताओ, जिसको नहीं आता है तब भी बताओ। 3000 बहुत बढ़िया, प्रेरणा वर्मा का सही है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ए मान लो, मान लिए। अब कह रहा है कि 10% तार चोरी, ठीक है भाई, तो एक चोरी हो गई, कितना 9/10। अब यहां पर कह रहा है 70% बेच दी गई। 70% का मतलब क्या होता है, 7/10 होता है। 7/10 बेच दी गई तो 3/10 बचा। ऐसे ही तो करोगे भाई, कितना बचेगा, 3/10 बचेगा। अब यहां पर बचा हुआ अब कितना है, 8 से 10 मीटर। काट लो जो कटे, तो कैसे काटा जाए बताओ, काटने का कोई जुगाड़ है। 3 से काट लो 27 या 81, और 9 से काट लो 29 27 30। A/100 बराबर 30 के, इसलिए A बराबर 30 में 100 से, मत मार देना 0 से 0। कुछ लोग हैं चलाक जो ये भी करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। 30 में 100 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 3000। 3000 मीटर है तो मीटर में, जो भी यूनिट है उसी में कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3000। मीटर है तो मीटर में इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कितना है, 3000। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है, और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, और इन सब के बाद 900 रुपया बचाता है। एक ही आय ज्ञात करें, एक ही आय ज्ञात करें। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। आता है तो जल्दी, नहीं आता है तो भी बहुत जल्दी, बताओ जल्दी।
12,000। बिल्कुल सही है भाई साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 12,000। देखो कैसे करेंगे। ए मान लो, ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है, तो 50% मतलब 1/2 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1/2। ठीक है ना, इसका मतलब 1/2 हो गया, तो 2 में से 1 गया, 1/2 इंटू, और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर। तो 50, 25, 75 और 10 85% खर्च करता है। तो बचाता कितना है? 15% बचाता होगा। 15% का मान कैसे निकालोगे? आपको 15/100 करके भी निकाल दोगे तो 15% का मान आ जाएगा। बाकी आपको पता है कि 15/100 भी लिख दो तब भी आ जाएगा। आपको ये भी लो, 15/10 100 ही लिख कर देता हूं, आप कंफ्यूजन में होगे कि कैसे कर दिए। ठीक है ना, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5% का मतलब होता है 1/20, तो क्या होगा? 3/20, तब भी आ जाएगा आंसर। तो कैसे भी आएगा। मैंने बताया कि 50% अलग है, तो 50% खर्च करा तो 50% बताया, उसका मतलब 1/2 बचाया। फिर बात करते हैं 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन और 10% खेलों पर। तो 50, 25, 75 और 10 कितना हो गया? 85%। तो बचाया कितना? 15%। 15/100 मैंने लिख दिया, राइट। अब देखो कैसे काटेंगे, काटो। लो डायरेक्ट कर देता हूं, 15 छक्का 90, A/2 सब बराबर कितने के? 60 के। इसलिए A बराबर 60 में 200 से गुना कर दो, 6 दूना 12 पर 3 0। आंसर कितना होगा? 12,000 मात्र। कितना आएगा भाई? 12,000। बहुत बढ़िया। तो इसको नोट कर लो। और भी तरीका से बन सकता है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। पहले 50% अलग था, और ये 50%, 25% और 10%, ये तीनों एक में था। तो 50, 25, 75 और 10 85, 100 में से 85 गया, 15% मैंने लिख दिया। और 50% का मान 1/2, तो 1/2 लिख दिया घटा के। ठीक है भाई, तो यहां से आंसर कितना हो गया? 12,000। क्या आ गया भाई? 12,000। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलो आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन, सेम क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर। इन सबके बाद उसके पास 8775 रुपए बच जाते हैं। उसकी आय ज्ञात करें। अब यहां पर जो कह रहा है 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, यहां पर 2 एक जगह है। फिर बची हुई आय का 40% मनोरंजन और 30% मेडिकल, ये 2 एक जगह है। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले कौन बता रहे? जल्दी जल्दी बताओ। एक्टिव एक्टिव हो जाओ भाई, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 12,000 बता रहे हो? 12,000 तो कब के चला गया? 1 घंटा पहले। देखो कैसे करेंगे। हां देखो, सबसे पहले ए लिख दिया, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। ये 2 एक जगह है। शेष कहता फिर अलग होता है। तो 20 और 15 35 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 65%। तो यहां 65/100 लिख दो, या इसको भी टुकड़ा में करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भाई कि बची हुई आय का 40% मनोरंजन और 30% मेडिकल। मनोरंजन और परिवहन है 40 और 30 70, तो बचा कितना? 30%। अब बराबर कितने के? 87 75। अब काट लो। आंसर आया किसी का? 45,000 आ गया। साहिल चौधरी का 45,000 आ गया, बिल्कुल सही है। सागर भारती का मिस्टेक है भाई, और गौरव का भी। अब कैसे करेंगे? काटो। देखो पहले मैंने क्या किया, 20 और 15 35 घटा दिया, 100 में से 65 लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, 40 और 30 70 घटा के 30% कर दिया, बराबर 87 75। 0 से 0। अब काटो। 3 से अगर काटोगे तो ये 29 25 बार में कटेगा। 29 25, क्योंकि 29 यहाँ 87 होता है। अच्छा जी। 5 से काटो, ये 13 बार में।
और 5 से काटो ये 20 बार में, राइट। अब 13 से काट दो, ये कट ही जाएगा कहीं ना कहीं, 13 दूना 26, 3 13 दूना 26 और 13 5 65। तो ये बच गया आपका a बटा 200, 20 200, अब बराबर 225 के। इसलिए a बराबर, मत काट देना 5 से इसको, ये गुणा होगा 225 दूना 450 पर 2 जीरो, कितना गया भाई 45,000। कैसे रुक गया क्या वीडियो? तो इसका आंसर हो गया भाई 45,000, जो कि बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 18,000 मेरे भाई नहीं होगा, पहले 20 और 15 35 घटाओगे 100 में से 65%, और फिर 40 और 30 70 घटाओगे 100 में से तो 30%। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को। हो गया भाई, देख लो, थैंक यू फॉर वाचिंग लिखा है, सब्सक्राइब नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, फिर भी सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो। अगर लग रहा है कि आपको इस क्लास से फायदा है, अगर आपको वाकई में लग रहा है कि इस क्लास को पढ़ने से हमें फायदा है, तो शेयर जरूर कर दो भाई, शेयर जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें नहीं करें वो जरूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। अगर लग रहा है आपको फायदा है तो, नहीं फायदा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।